हेलो दोस्तों, मैं मीनाक्षी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी एनटीए यूजीसी नेट में। जैसा कि आप यहाँ पे थीम से ही देख पा रहे हैं कि मैं पीएचडी का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जो होता है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ। पेपर 1 मैंने सॉल्व करा दिया है, ये पेपर 2 है। पेपर 2 सोशल वर्क है और इसके भी मैं पार्ट 1, 2, 3 करा चुकी हूँ। फिलहाल क्वेश्चन 200 थे तो हमने पार्ट में कराया है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं, हमने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समाज नीति का एक उद्देश्य नहीं है? समाज नीति का क्या उद्देश्य नहीं है? समानता नहीं है, सामाजिक न्याय नहीं है, या समावेशित वृद्धि नहीं है, या जनसंख्या वृद्धि नहीं है? तो ये बड़ा इजी है, आप तुरंत टिक कर दीजिए। जनसंख्या वृद्धि। लर्नर्ड हेल्पलेसनेस किस पर आधारित अवधारणा है? आपको बताना है। अप्रतिबंध सकारात्मक अधिगम, समाज अधिगम सिद्धांत, या प्रकल्पनात्मक रचनाएं, या फिर मनोविश्लेषणात्मक उपागम। क्या नहीं है आपको बताना है। तो 152 का कौन सा आंसर सही होगा, आप गैस कर लीजिए। 152 का जो ऑप्शन बी है, समाज अधिगम, इसी अवधारणा पे आधारित है। ठीक है। सामाजिक अधिगम किसके लिए प्रयास करते हैं? तो क्या है? ऑप्शन ए, न्याय के साथ सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक आवश्यकताओं का पूर्वानुमान, या सामाजिक व्यवस्था में बदलाव, या उपर्युक्त सभी। क्या सही है? तो डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सही सभी। पर्सनिफिकेशन क्या है? आपको बताना है। व्यक्तियों को संसाधनों के रूप में पहचानने की विधि है, या फिर एक तकनीक जिसमें समूह कार्यकर्ता अनुदेश देता है, या फिर समूहों के साथ कार्य करने की विधि जिसमें समूह कार्यकर्ता को मॉडल के रूप में पेश किया जाता है, या फिर कार्यगत प्रतिभागिता का चयन करने की विधि है। क्या है? तो आप चूज करिए, मैं बताती हूँ आंसर इसका। तो इसका आंसर सही है सी, समूहों के साथ कार्य करने की विधि जिसमें समूह कार्यकर्ता मॉडल के रूप में पेश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के अनुसार क्या होता है? आपको बताना है। वैश्विक समृद्धि में घरेलू अर्थव्यवस्था पोषित होती है, या फिर विकास के असर से निचले स्तर पर श्रम की मांग में बढ़ोतरी होती है, या फिर अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर कराधान की वृद्धि के विपरीत अनुपात में होती है, या उपर्युक्त में कोई नहीं। क्या सही है आंसर 155 का? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होने वाला है वो बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने समाज कार्य के लक्ष्य तथा प्रक्रिया दोनों को पृथक्करण का सुझाव दिया? पृथक मतलब अलग अलग करने का सुझाव किसने दिया है? ऑप्शन देख लीजिए। एच परमैन, फ्लोरेंस हॉलिस, या जी कोनोका, या फिर कैरोल। तो यहाँ पे जो सही है कैरोल मेयर ही हैं, जिन्होंने कहा था कि समाज कार्य के लक्ष्य और प्रक्रिया दोनों अलग अलग होती हैं। सही सुमेलित करना है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है, मतलब ईयर कौन किसका सही लिखा है। बाल न्याय अधिनियम 1985, या फिर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1952, या फिर दहेज निषेध अधिनियम 1962, या कारखाना अधिनियम 1948। तो यहाँ पे जो सही है आपको पता लग गया होगा, है ना? तो डी ऑप्शन सही है। समाज कार्य व्यवहार की जीवन प्रकृति का सर्वोत्तम संबंध किससे है? वाल्टर फेरलैंडर से, रिचमंड से, या फिर कार्ल बी जर्मेन से, या फ्लोरेंस होलिस से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, जो फ्लोरेंस होलिस से है, यही है ऑप्शन है सही। तो डी सही है। फिर किसी व्यक्ति या समूह द्वारा स्वैच्छिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या समूह
को जो सेवा प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये भी बड़ा इजी है। व्यावसायिक समाज कार्य कहते हैं, या सामाजिक विकास सेवाएं, या फिर समाज सेवा, या फिर समाज सुधार कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो ये समाज सेवा होती है। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सामाजिक कार्य का एक भाग नहीं होता? उपचार, मूल्यांकन, अध्ययन, या फिर अंतर वस्तु विश्लेषण। तो क्या नहीं होता, तो ये भी बड़ा इजी है। ठीक है, भाग नहीं है तो डी नहीं है ना। सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का सर्वोत्तम प्रयोग निम्न में से किसने किया है? सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया है? तो यहाँ पे जो ई दुर्खीम है, इन्होंने ही किया है ना। यहाँ पर नाम गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए। संचयी आवृत्ति वक्र को क्या कहा जाता है? संचयी आवृत्ति वक्र को चाप विकर्ण कहा जाता है, आयत चित्र, या फिर आवृत्त बहुभुज, या उपरोक्त में कोई नहीं कहा जाता है। तो चाप विकर्ण होता है ये संचयी आवृत्ति वक्र। ठीक है, अध्ययन की जाने वाली समस्या की सीमित समझ रखने वाला शोधार्थी किस विधि का उपयोग करता है? प्रायोगिक, विवरणात्मक, गवेषणात्मक, या फिर उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे जो एक्सप्लोरेटरी होता है वही ऑप्शन सही है, तो सी सही है। फिर 10 विद्यार्थियों का प्राप्तांक देख लीजिए, यहाँ पे ये संख्या दी है 10, 6, 11, 8, 9, 11, 7, 11, 12 व 10 का बहुलक ज्ञात करना है। ये भी बड़ा इजी है, तो बहुलक निकाल लो। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होने वाला है वो है सी। देखो, सी ऑप्शन सही है। वक्रता हमें क्या बताता है, आपको बताना है। वक्रता क्या हमें बताती है? तो क्या हमें समिति से विचलन अथवा विचरण की दिशा बताता है, आंकड़ों में विचरण की मात्रा बताता है, या चरों के मान का अनुमान लगाता है, या बिखरे मानों का माप करता है? वक्रता हमें क्या बताती है? तो वक्रता हमें बताती है समिति से विचलन अथवा विचरण की दिशा। ए ऑप्शन सही है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम को यह भी कहा जाता है, मतलब इसको, इस डायग्राम को दूसरा क्या कहा जाता है? पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, या कंपोनेंट बार डायग्राम, या बार डायग्राम। तो कंपोनेंट बार डायग्राम कहा जाता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम को। ठीक है, यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विपरीत दिशा में बदल रहे हैं तो सकारात्मक सहसंबंध कहेंगे, रेखीय सहसंबंध कहेंगे, या नकारात्मक सहसंबंध कहेंगे, या आंशिक सहसंबंध कहेंगे? क्या कहेंगे हम? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है सी। शोध में वस्तुपरकता, जिसका अर्थ साक्ष्य को निष्पक्षता से जांच करने की उत्सुकता और क्षमता है, तो ये क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, गेस करिए क्या कहलाता है। तो सिनके नॉन ऑफ द साइंटिफिक मेथड कहलाता है। दिए गए शोध अध्ययन में विश्लेषण की एक बुनियादी इकाई को क्या कहते हैं? उत्तर देने वाला, प्रतिचयन, समग्र, उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिए, जो हम दिए गए शोध अध्ययन में विश्लेषण करने की जो बुनियादी इकाई होती है वो होता है उत्तर देने वाला। ए ऑप्शन सही है। प्रायोगिक अध्ययन किसको संदर्भित करता है, आपको बताना है। शोध में प्रयुक्त उपकरणों का प्रारंभिक परीक्षण, या फिर मूल अध्ययन के 1 वर्ष के अंदर किया गया अनुपरीक्षणीय अध्ययन, या मूल अध्ययन के पूर्व सीमित पैमाने पर किया जाने वाला प्रारंभिक अध्ययन, या प्रकल्पना के परीक्षण हेतु किया गया सूक्ष्म स्तरीय। ये रिसर्च का क्वेश्चन है। अगर आपकी रिसर्च बहुत बढ़िया है, ढंग से पढ़ रहे हैं तो कर लेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। प्रसरण क्या होता है, आपको बताना है। रेंज होता है, चतुर्थक विचलन होता है, वक्रता की माप होती है, या फिर माध्य से वर्णित अंतरों की औसत होता है। तो डी ऑप्शन सही है। जनसंख्या मापदंड और सैंपल स्टैटिक के बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम? तो इनके जो बीच का अंतर होता है वो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सैंपल एरर कहेंगे। सी ऑप्शन सही है। जनगणना अध्ययन में प्रयुक्त शोध प्रविधि को क्या कहते हैं? जनगणना किससे करी जाती है? ये भी बड़ा इजी है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, है ना, नेट में भी आया है बहुत बार।
और पीएचडी का जो एंट्रेंस होता है उसमें जो क्या बोलते हैं एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, सर्वेक्षण होता है। चरों के बीच या चरों में संबंध का घोषणात्मक संबंध को क्या कहते हैं? प्रत्यय, मान, परिकल्पना, उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये भी बड़ा इजी है। चरों के बीच या चरों का संबंध जो बताते हैं वो है परिकल्पना। फिर प्रश्नावली की परिशुद्धता बढ़ाने के लिए किसका पुनरावलोकन क्या कहलाता है? कूटबद्ध करना, संपादन, रिकॉर्डिंग या कूटानुवाद। तो ये भी बड़ा इजी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी, एडिटिंग, यही सही हो जाएगा। शोधकर्ता से सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि वह क्षेत्र में मौजूद साहित्य का अध्ययन करेगा, नए नियमों एवं सिद्धांतों का सृजन करेगा या दूसरों के द्वारा दिए गए विचारों का संश्लेषण करेगा, उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे जो शोधकर्ता होता है ये सारी अपेक्षाएं उससे की जाती हैं। लागत लाभ विश्लेषण किससे संबंधित है? लाभ हानि विश्लेषण होता है, प्रोग्राम रिटर्न्स होता है, आय व्यय विश्लेषण होता है, या फिर प्रोग्राम लागत प्रोग्राम प्रभाव के बीच की तुलना होती है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सही है वो है डी, यही सही है ना। संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को क्या कहते हैं? मापदंड, सांख्यिकी या निष्कर्ष या समग्र? क्या बोलते हैं आपको बताना है। 178 का क्या होगा? तो ये जो संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप होती है ये कहलाता है मापदंड, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अभिकल्प का सिद्धांत नहीं है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत, या सार्वभौमिकरण का सिद्धांत, या यादृच्छिककरण का सिद्धांत, स्थानीय नियंत्रण का सिद्धांत। क्या यहाँ पे सही होगा? प्रायोगिक अभिकल्प का सिद्धांत नहीं है, तो जो होता है सार्वभौमिकरण का सिद्धांत, यही नहीं है। परिवर्ती के बीच संबंध की व्याख्या करने वाला शोध अभिकल्प को क्या कहा जाता है? प्रायोगिक अभिकल्प या केस अध्ययन अभिकल्प, विवरणात्मक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही होगा वो सही होगा ए, प्रायोगिक अभिकल्प। परियोजना निरूपण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? परियोजना निरूपण, ठीक है। तो यहाँ पे उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करना, या फिर कार्य नीतियों का डिजाइन, या फिर संभावित समस्याओं की पहचान या प्रलेखन, क्या होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो होगा ए, उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करना। क्षेत्र कार्य उपागम को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो ये अनुभाविक होता है, या ऐतिहासिक होता है, प्रायोगिक होता है, या जीवन वृत्तात्मक होता है? क्या होता है? क्षेत्र कार्य उपागम, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे आप कर लीजिए गैस, और आंसर होगा प्रायोगिक, सी ऑप्शन सही है। जिस बिंदु पर दो अक्ष एक दूसरे को काटते हैं क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा तालिका, है ना, तालिका ही तो कहलाएगा। प्रतिदर्श परिणामों को जनसंख्या परिणामों के साथ समन्वयीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम समन्वयीकृत करेंगे तो क्या कहलाएगा? गैस करिए। समान्वीकरण, सामान्य विवरण, या महत्ता का स्तर, या सांख्यिकी निष्कर्ष। तो अगर हम सामान्यीकरण करेंगे तो सांख्यिकी निष्कर्ष निकलेगा। किसी आंकड़ा समुच्चय में जो मान सर्वाधिक बार दोहराया जाता है क्या कहते हैं? ये भी बड़ा इजी है, दोहराया जाता है। अब कीवर्ड पकड़िए तो ये बहुलक है ना, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसके होने से जनसंख्या वैविध्य का पता चलेगा? द्वितीयक समिति होगा, सामाजिक सहिष्णुता होगा, द्वितीयक नियंत्रण होगा, या सामाजिक गतिशीलता होगा? क्या होगा तो पता चलेगा? 186। तो यहाँ पे द्वितीयक समिति होगा, तो वैविध्य, जनसंख्या वैविध्य का पता चलेगा। माध्य अंतर को और क्या कहा जाता है? मानक त्रुटि, प्रसरण गुणांक, सह संबंध, क्या कहा जाता है? तो ये होता है माध्य अंतर को और कहते हैं प्रसरण।
वेन डायग्राम का निम्नलिखित में से किसमें सामान्यतः उपयोग किया जाता है? संस्थानिक मूल्यांकन होता है या फिर सरकारी मूल्यांकन, गैर सरकारी मूल्यांकन, सहभागिता आधारित ग्रामीण मूल्यांकन। तो कौन सा मूल्यांकन होता है? तो जो ऑप्शन डी है वो होता है सहभागिता आधारित ग्रामीण मूल्यांकन वेन डायग्राम से। ठीक है, फिर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थिर औसत है। अस्थिर औसत इनमें से कौन है? तो माध्य, बहुलक माध्यिका या ज्यामिति माध्य क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है तो वो है सर्वाधिक अस्थिर औसत जिसका होता है वो बी ऑप्शन, बहुलक का। ठीक है। जनसंख्या प्रचालों और प्रतिदर्श सांख्यिकी के बीच अंतर की सीमा क्या कहलाती है? प्रतिचयन त्रुटि सांख्यिकी या प्रतिचयन पूर्वाग्रह? उपयुक्त में कोई नहीं। क्या सही होगा? 190। तो यहाँ पे जो प्रतिचयन त्रुटि है यही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में क्या आंतरिक वैधता के लिए खतरा नहीं बनता है? समय का पूरा होना, इतिहास, इंस्ट्रूमेंट मेंशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर यादृच्छिकीकरण। क्या सही है? तो यहाँ पे जो सही है वो है डी, यादृच्छिकीकरण। ये आंतरिक वैधता के लिए कोई खतरा नहीं होता। एफ टेस्ट क्या होता है? प्रचलित परीक्षण होता है, प्रचलित परीक्षण होता है या अप्रचलित परीक्षण होता है, विभेदी विश्लेषण होता है, स्वास्थ्य प्रतिस्थिति परीक्षण होता है, परिस्थिति परीक्षण होता है। क्या होता है? तो ये जो होता है ये प्रचलित परीक्षण होता है। ए ऑप्शन सही है। किसी उपकरण में जिस डिग्री तक मापन किया जाता है अमिट है, उस डिग्री तक वह मापन करता है तो उसे क्या कहेंगे आप? तो प्रामाणिकता कहेंगे। सी ऑप्शन सही है। कोटा प्रतिचयन किसकी विधि है आपको बताना है। तो जो सैंपलिंग होती है वो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सैंपलिंग से क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2। ठीक है, अगर आप पीएचडी एग्जाम अच्छे से क्लियर करना चाहते हो बहुत अच्छे नंबरों से, तो आप सैंपलिंग बहुत अच्छे से, टाइप ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग की डेफिनेशन सब कुछ क्लियर रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ए ऑप्शन सही है। मापन में अस्पष्टता को हटाने के लिए संगत चरों को परिभाषित करने को क्या कहा जाता है? समस्या निरूपण, चरों की प्रचलनीयता या फिर सांख्यिकीय निष्कर्ष, स्केलस का चयन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो चरों की प्रचलनीयता होता है। ठीक है, ये निर्देश हैं, ऐसे ही निर्देश दिए रहते हैं। ठीक है, हमने ये इसलिए अटैच कर दिया कि आप देख सको कि कैसा पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे छूट गए हैं तो मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। और जैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे, मैं प्लेलिस्ट को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। ठीक है, तो आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे के सारे वीडियो दिख जाएंगे, और अदर यूनिवर्सिटी के भी वहाँ पे वीडियो हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, हमने सब पे वीडियो बना रखी है। तो आप ढंग से पढ़ाई करिए और बेस्ट ऑफ लक, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आए और आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं और भी कई यूनिवर्सिटीज के पेपर हैं मेरे पास, तो मैं वो भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको क्वेश्चन पेपर कोई नहीं बताएगा कि कैसे कैसे आते हैं। और ऐसे जैसे मैंने पूरे वीडियो, मतलब पूरा पेपर ही मैं शेयर कर दे रही हूँ, तो ऐसा आपको वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और अगर पीएचडी से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ भी सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, वो भी सक्सेस स्टडी एनटीए यूजीसी नेट के नाम से ही है। ठीक है, बाकी आपको इस चैनल से बहुत सारी अपडेट मिलती रहेंगी, पीएचडी अपडेट और क्वेश्चन पेपर सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।